बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नदीम मलिक ने तातारा की खूब क्लास लगाई और कहा जिस टाइम मरीम नवाज़ ने जजिस को गालियां दी और आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उस टाइम आप लोग बेकसूर हो गए और आज आप लोगों को 9 मई वाक़या जो है वो इमरान खान और पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। सवाल मेरा बार बार ज़हन में आता है, आप शायद इस पे क्योंकि तहरीक इंसाफ का हिस्सा से बेहतर रोशनी डाल सके। मैं प्रोग्रामों में अभी भी करता हूँ, पहले भी लाइव प्रोग्राम में बैठ के मैं कहता हूँ कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत और ये जो IGI बनवाना और PTI की हुकूमत या बाप पार्टी खड़ी करना और नून लीग को गिराना, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। उससे उस इदारे के लिए, अपने लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के दिलों में सवाल उठता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि PTI जिस तरीके से उसने मोटिवेट किया एक ख़ास ग्रुप को, अपने वर्कर्स को, कि जाओ घुस जाओ लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस या GHQ हाउस, उससे वो क्या पाएंगे? फौज से लड़ा के या फौज को गिरा के या तोड़ के किला बाला सार पे चढ़ जाओ, एक सियासी जमात क्या उससे पाएगी? तो मुल्क सारा आप खोखला कर देंगे। ये मतलब जितना जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, उतना ये भी जरूरी है कि फौज भी मजबूत रहे, मुल्क के दिफा के काबिल रहे। आप उसको इतना कमजोर ना कर दें कि वो अपना इंस्टीट्यूशन ना चला सके। आपने ना सारे नाम लिए कि फौज ने IGI बना ली, फौज ने PTI बनाई, फौज ने नून भी बनाई, फौज ने पीपल्स पार्टी भी बनाई, ठीक है जी। तो एक तो वहां है, हम तो किसी तरह डिफेंड नहीं करते, हम मैं तो निकाला गया फौज के ऊपर स्ट्राइक वाला सवाल नहीं। आप जब उनको स्ट्राइक किया गया तो जो जिन बूथ थे और जो खास थे वो चाह रहे थे कि भाई एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। अपनी जो मैं खोकर साहब बात करते पर्सनल पावर किंगडम के लिए सारा ड्रामा हुआ। लेकिन पर्सनल पावर मतलब प्रेसिडेंट फॉर्म कैसे आ जाती है अगर पार्लियामेंट के अंदर? सर जब खास आपके साथ खड़े हो जाए, इस मुल्क के अंदर ना आईन है, ना कानून है, ना पावर है, ना जब चाहे आप रैगलिन हो जाते हैं, जब चाहे आप क्रिमिनल बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंजूर काका पाकिस्तान का नंबर 1 फ्रॉड करप्ट आदमी है, आया पकड़ा गया, ये तो आपको पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर पता चल जाना चाहिए। CCPO कराची जावेद ओडो साहब फरमाते हैं नेशनल टीवी पर कि देखिए जी लोगों का चीजें नहीं है खाने पीने की, तो इसलिए वो वारदात करते हैं और वारदात में आप लोग रजिस्ट ना करें वरना वो गोली मार देते हैं। अगर पुलिस का सरबराह जो इतना बुजदिल आदमी खुद है, मैं तो पर्सनली जानता हूँ कि वो किसी तेज से गाड़ी गुजर जाए तो दूसरी गली में चले जाए, वो अगर जस्टिफाई कर रहा है किसी की मौत को, मंजूर काकड़ की मैंने आपको काका की बात बताई, ठीक है जी। उसी की बात आप आ जाए सर इलेक्शन कमीशन पर। जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंस नहीं की, वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसमें? आज इलेक्शन कमीशन पे कोई सो मोटो क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वो एक खुद एक अपनी डोमेन बन गई, वो एक अलग मुल्क बन गया है, स्टेट विद इन स्टेट वो अलग बन गया है, ठीक है जी। आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या हो रहा है? जो उस्ताद हैं जिनका हम हमेशा से एहतराम करते थे, उनकी हरकतें देख रहे को पूछते हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाकया है ना, उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बैठ जाना चाहिए था। इतना बड़ा वाकया सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट दिन रात पकड़ के फायर किया। अब अगर आप मंजूर काका को जेल से निकाल के अस्पताल भेज देते और बेल करा देते हैं तो आपको पाकिस्तान का फ्यूचर पता होना चाहिए, नंबर 1। अगर आपका पुलिस का सरबराह जावेद ओडो ये कह रहा है कि क्योंकि हालात थे ही नहीं है तो लोग आएंगे तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको गोली मार देंगे, ये नेशनल टीवी पे उन्होंने प्रेस में कहा है। अगर ये एजुकेशन पुलिस का अफसर दे रहा है तो पुलिस का बंदा मैसेज क्या ले रहा है और मैं क्या ले रहा हूँ? यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया आपको, इलेक्शन कमीशन का हाल मैंने आपको भी बता दिया है। और आखिरी चीज जो मेरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यंगस्टर है, हाथ जोड़ के सर हर बार आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कौम को कहें अपने लिए खुदा का वास्ता अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी के लिए खड़े हों और एक्सपायर्ड माल को ना एक्सेप्ट करें, ना इनका माजी भूलें। ऐसे लोग, ये मेरा मुखालिफ है पार्टी का, सियासत का, लेकिन नया यंग है, आगे आ रहा है, तेज काम कर सकता है, तेज काम करने वाला ये भी मेरी तरह निकाला गया। और मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, हमारे वहाँ मैं सांपों को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता था, आपके वहाँ भी एक माजरत के साथ सांप है। मैं कह रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको संभालना। बुरी बात। मैं तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब की बड़ी खिदमत है। एक मुस्तफा नवाज खोकर साहब, एक सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा जो ये पूरा जवाब नहीं उन्होंने दिया। फौज के ऊपर चढ़ाई करना जो 9 मई वाला सानिया था, उसके बाद जो स्पेस है फॉर पॉलिटिक्स और जो आज़ादी थी, शख्सी आज़ादी, वो उसमें कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये सोची थी कि हम 9 मई को जाएंगे और फौज को फतह कर लेंगे, वो
کس دماغ میں تھے اور پاکستان کی خدمت کر کے گئے ہیں کہ پاکستان کو ڈبو کے گئے؟ اممیچور سوچ جی. ملک صاحب ایک کتاب میری نظروں سے گزری, آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے لکھی کہ انہوں نے پوری دنیا میں پچھلے 100 سال کے اندر جو پولیٹیکل موومنٹس چلیں ان کے اوپر انہوں نے تحقیق کی کہ جو پولیٹیکل موومنٹس تھیں جو کامیاب ہوئی وہ کیوں کامیاب ہوئی, اور جو ناکام ہوئی جو تحریکیں پوری دنیا میں پچھلے 100 سال میں اس کی کیا وجہ تھی. اور وہ ایک نتیجے میں پہنچے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی اگر تحریک تھی اس کے اندر جب وائلنس کا عنصر موجود تھا تو اس وائلنس کی وجہ سے وہ تحریکیں ناکام ہوئی, اور سب سے زیادہ کامیاب ہونے والی جو تحریکیں تھیں وہ پرامن تھیں. تو سیاستدان کے لیے سب سے پہلا سبق جو ہے, ہماری اپنی بر صغیر کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, یہاں پر جو پالیٹکس رہی, گاندھی جی کی جو پالیٹکس تھی وہ پالیٹکس امن کی پالیٹکس تھی. پھر اس کے بعد آپ جناح صاحب کی پالیٹکس دیکھ لیں, اس میں تشدد کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا. تو سیاست کا پہلا سبق ہی یہ ہے کہ جب آپ کی تحریک کے اندر آپ جس چیز کے لیے جستجو کر رہے ہیں, آپ اس میں جب وائلنس کو شامل کر لیں گے تو پھر ناکامی آپ کی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو آپ ایک اصول کے اوپر تو ٹرین کریں, لیکن یہ کیا اصول ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ جی ایسی ان کی وہ مینٹل ٹریننگ کریں کہ وہ پہنچ جائے کور کمانڈر کے گھر کے اندر, اس کو آگ لگا دیں. لوگوں کو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو کمزور کرنے کے جاتے ہیں, اور طاقت کی پچ پہ تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے سیاستدان. ندیم علی صاحب طارق صاحب سے اس پہ ایڈ کروں, اسپیوناج پوری دنیا میں اسپیوناج کیا ہوتا ہے؟ اسپیوناج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی ایکسٹرنل تھریٹ کو رسپونڈ کرنے کی کیپیسٹی کم کر دیں. میں اگزامپل دوں گا, خدا نہ خواستہ اگر 9 مئی کی شام لاہور میں بارڈر کے پار سے اٹیک ہو جاتا, کور کمانڈر کا گھر جل چکا تھا, وہ وہاں سے جا چکے تھے, کس نے کمانڈ کرنا تھا؟ یہ آپ یہ سوچے سمجھے بغیر مٹھی بھر, اور لوگ بھی کتنے تھے, 40-50 مٹھی بھر شہر پسند. اور ایگزامپل کیا دے رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ نہیں ہوا, جی ایچ کے بھی حملہ ہوا تھا, بھائی وہ دہشت گردوں نے کیا تھا. آپ اب سیاسی جماعت کا لبادہ اڑ کے دہشت گردی کی کاروائی کر کے پھر سیاسی بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی بھی کہ جی عورتیں ہیں جو جیل کے اندر ہیں, بھائی کور کمانڈر کے گھر کے اندر گھسی ہیں, کوئی وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی نیشنل سروس کر سر, آپ اسے شہر پسندی کہیں یا جو بھی کہیں, لیکن میں یہاں پہ آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. عورتوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے آپ کو پارڈن کرنے کی پالیسی بنانی پڑے گی, کیونکہ وہ سارے لوگ آگ جلانے والے نہیں تھے. سب کو کرتے ہیں کیونکہ ایک نعرہ بازی کی فضا کے اندر لوگ گئے ہیں, انہوں نے غلط کام کیا ہے. تحقیق کیسے ہوئی ہے, جیو فینسنگ سارے ان سے اظہار ندامت کروا اور اسٹیٹ ایک پارڈن کی پالیسی بنائے. مجھے نہیں پتا آپ سیاسی لوگ کیسے کہتے ہیں. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کے نتیجے میں شروع ہوئی, جو عمل شروع ہے, اور جو میرے بھائی کی حکومت تھی انہوں نے کیا, پی ڈی ایم یہ ذمہ دار ہے, کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے, جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے, لیکن باقی جو سیاسی کارکنوں کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھسے, ان کے گھر توڑے, خواتین اور جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور کنٹینیوسلی کرتے رہے, اور ابھی تک ہو رہا ہے. یہ کنڈیم ہم ایک جرنلسٹ ہیں عامر ریاض صاحب, ان کو دیکھیں کب سے وہ عمران ریاض صاحب, آج طارق صاحب, مطلب میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ بیٹر سینس پرویل کرے اور عمران ریاض کو ریلیز کر دے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کے اندر جو 14 کے ساتھ اور جو کچھ ہوا ہے, لیڈرشپ کو تو معافی نہیں ملنی چاہیے. 10,000 8,000 3,000 جو بھی بچے ہیں وہ, ان کے لیے ایک بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ برین واش, ریاست کو معاف کرنا چاہیے. لیکن جو لیڈرز ہیں جو انوالوڈ ہیں ان کی معافی. لیکن طارق صاحب کو میں یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے بھی سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا, آپ نے بھی نیب میں حملہ کیا تھا. آپ لوگ فرشتے نہیں ہیں, ماضی نہ بھولیں, ماضی نہ بھولیں سب کا. لیکن ندیم علی صاحب اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوئے ماضی کی پارٹیوں کے خلاف, سمیت پی ٹی آئی, سمیت نون لیگ, سمیت پیپلز پارٹی, تو آپ کے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں غریب بچوں کے ساتھ ہاتھ پیر توڑ کے سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے, وہ ہر گھر میں ہوگا. اور آپ کو پاکستان کا حج چاہیے, $3 ارب چاہیے. اسی پاکستان کی لیڈرشپ اٹھائیں, یہ سیاستدانوں کو اٹھائیں, MBBS کی طرح ہوٹل میں بند کریں, بیوروکریسی کو بٹھائیں, پولیس کو بٹھائیں, کسٹمز کو بٹھائیں, ساروں کو بٹھائیں. 1 مہینے کے اندر آپ کے خزانے کے اندر پیسہ ہوگا. نہیں آئے والا کون نہیں ہے؟ آئے. یہ عمران خان نے 2014 سے یہ نعرے لگا کے نا قوم کو کافی خان آئے گا تو $200 ارب آئے گا, وہ $200 ارب نہیں ہے. لیکن اس لسٹ میں صرف سیاستدان نہ شامل کریں, اس لسٹ میں بیوروکریٹس بھی آئیں, اس لسٹ میں جنرلز بھی آئیں. میں ایک جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ حملے کے نتیجے میں کیا ہوا. طارق عزیز زندگی بھر کے لیے نااہل ہوئے, قید کاٹی. میاں منیر آج بھی زندہ پی ٹی آئی میں لاہور سے الیکشن لڑتے ہیں.
लोगों को सजाएं हुई, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल भी हुए, जेलों में भी गए। शरीफ साहब वजीर आजम थे जो पंजाब हाउस में मीटिंग करके बंदे मोबिलाइज करके लाए। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कंस्पिरेसी को की और उन्होंने ये प्लान तो किया। आपकी पार्टी के हेड है, जो क्या कहते जिन्होंने किया वो सारे उन्होंने भुगता जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद था। तो एविडेंस क्लियर है, इसमें हैं? एविडेंस एविडेंस पाकिस्तान उसी के खिलाफ मिलता है जिसको सजा देनी हो, जिसको ना देनी हो वहाँ एविडेंस गायब तो हो clear जाता है। cut मेरा नजर आपसे आ रहा इख्तिलाफ है। है इसके ऊपर। नहीं, यहाँ पर तो नहीं, मलिक साहब एक ही असूल है इस मुल्क में, और वो असूल ये है कि ना कोई आइन है ना कोई कानून है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में तो आपके 100 गुनाह माफ। मियाँ साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब मंजूर नजर थे, मियाँ साहब के ऊपर मुश्किलात आन पड़ी। अब इमरान खान साहब मंजूर नजर नहीं है तो अब इनकी चांदी लग गई। तो हमें ये चीज खत्म करनी होगी, लोगों को इख्तियार दें कि वो किसको माइनस करते हैं। लोग इलेक्ट करें, फिर उसके बाद एहतसाब करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में, तो ये मुल्क ठीक चलता रहेगा। हमारे साथ इंडिया, ये आप देख लीजिए कि रीजन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का जो मुवाजना है अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से स्ट्रॉन्ग है। सर जब तक ये 14 नहीं छुड़ाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक्सपेरिमेंट नाकाम, 3 साल इसको, 5 साल उसको, 6 साल उसको, उसने गाली दी, फिर वो आ गया, फिर उसने बुरा कहा, उसने गिरबान पकड़ा, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। ये पाकिस्तान की कौम को अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपना घर, अपनी माँ बेटी के लिए बाहर निकलकर यूनिफॉर्म लोगों को साइड पर रखकर उनकी इज्जत का एहतराम करते हुए अपना प्रोटेस्ट के तहत रिजेक्ट करना चाहिए माजी की सारी पार्टियों को। रिजेक्ट एक्सपायर्ड इनको आप चांस नहीं दे सकते। ना इनका माजी है, ना इनका कोई परफॉर्मेंस है, ना इनकी कोई चीज है। पीपल आर द बेस्ट जज। इस्तेकाम आप देख लें, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी है, ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं अब चले। आप पीपल आर द बेस्ट जज, आप उन्हें फैसला करने दें कि क्या फैसला। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया सियासतदानों ने। पाकिस्तान में जितने रिफॉर्म्स आए सियासतदानों ने किए। ये ट्रेंड भी अब खत्म होना चाहिए ना कि जिसने माजी में परफॉर्म किया है, मुश्किलें भी झेली उसकी वजह से, आप उसी पे ये टैग लो। बड़ी बाशऊर है। मुस्तफा नवाज कोकर साहब। तो गाइस आपने देखा कि नदीम मलिक ने अता तारर की खूब क्लास लगाई और कहा कि आप लोगों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, मरीम नवाज ने पथराव किया और आज आप लोग बेकसूर हो गए हो और आप लोगों को हर ऐब और हर जुर्म पीटीआई में नज़र आता है। अगर मुल्क में कुछ भी होता है तो आप उसका इल्ज़ाम पीटीआई और इमरान खान पर लगा देते हो कि ये सब कुछ इमरान खान करवा रहा है। तो जो कुछ आप लोगों ने माजी में किया है, क्या आप लोग भूल गए हो? जिस तरह से आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और मरीम नवाज ने पथराव किया था, वो भी जुर्म था। अगर वो ये सब कुछ कर सकती हैं, उनको सही लगता है, तो पीटीआई को भी एहतजाज करने का हक है और वो एहतजाज करते हैं। आप लोगों को क्यों बुरा लगता है? और आज आप लोग खुद को बेकसूर और हर इल्ज़ाम आप पीटीआई पे लगाते हो और आप लोगों को लगता है कि वो मुल्क से बेवफाई और गद्दारी कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।